आदाब। स्ट्रेट लाइन न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। सर्विस मैटर्स सारे के सारे कैट चंडीगढ़ को ट्रांसफ़र कर दिए गए। लगभग 32,000 के करीब केसेस हैं जो सीधा कैट चंडीगढ़ ट्रांसफ़र किए गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैट चंडीगढ़ के पास इस वक्त 1200 के करीब पेंडिंग मामले हैं और 1200 के ऊपर 31,000 मामलों का बोझ पड़ना। कैट की इस पर प्रतिक्रिया क्या होगी वो तो बाद की बात, लेकिन जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अभिनव शर्मा मेरे साथ हैं और आज बात होगी कि वकला साहिबान तमाम नाराज हैं। फेसबुक के ऊपर पोस्ट आ रहे हैं। हमने एडवोकेट शेख शकील और सीनियर एडवोकेट और बार के पूर्व अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट BS लाथिया उनका इंटरव्यू किया। दोनों ने तीखे वार किए एडवोकेट अभिनव शर्मा पर। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कल हमारी बात जो है पूर्व बार अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट BS लाथिया से हुई। उन्होंने इस फैसले को लेकर ये कहा कि अगर ये जो फैसला लिया गया है ये वकीलों के साथ ज्यादती की गई है और सर्विस मैटर्स का जाने का मतलब ये हो गया कि एक बहुत बड़ी तादाद में वकील जो हैं अब बेकार हो जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका मत क्या है? देखिए, यहाँ तक मेरे दोनों भाइयों का कहना कि सर्विस मैटर्स जो हैं हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर कैट में चले जाएंगे, ये बिल्कुल ठीक है जो नोटिफिकेशन परसों आई। और ये कहना कि अगर ये कैट में चले गए और चंडीगढ़ में अगर इनकी सुनवाई हुई तो वाकई बात सही है, ये वकीलों को बहुत बड़ा नुकसान है। ना ही वकीलों को बल्कि लिटिगेंट्स को भी। मैंने भी उनके इंटरव्यू सुने। जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट थी पहले, अब यूटी है, यहाँ पे 90% क्लाइंट जो सर्विस मैटर्स में इन्वॉल्व है वो अफोर्ड नहीं कर सकता चंडीगढ़ जाना। लेकिन असलियत ये है, कल शाम को मेरी MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात हुई, 3 बार हुई, कल रात को बल्कि, और सुबह भी 4 बार उनका फ़ोन मुझे आया और उन्होंने ये कहा कि बड़ी जल्द हम जम्मू में एक परमानेंट कैट का बेंच बनाने जा रहे हैं, बड़ी जल्द। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डेज अकॉर्डिंग टू हिम। तो एक साथ में एक परमानेंट ऑफिस जो एक सेक्रेटरियल ऑफिस होता है जो असिस्ट करता है जुडिशियल मेंबर्स को और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को, तो ये बिल्कुल ठीक है कि इस नोटिफिकेशन से पहले प्रोसेस इनिशिएट होना चाहिए था कि पहले जम्मू कश्मीर में परमानेंट कैट का बेंच बनता। अब ये नोटिफिकेशन आ गई तो मैंने उनसे मैटर टेकअप किया, मेरे साथ बात हुई, बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई, कल आज सुबह भी हुई। तो उनका कहना ये है कि बड़ी जल्द हम परमानेंट बेंच जम्मू में बनाने जा रहे हैं कैट का, और ये बात सही है। मैं अपने वकील भाइयों को और लिटिगेंट्स को ये एश्योर करता हूं, डिस्पाइट दिस नोटिफिकेशन आई एम रीएश्योरिंग देम that no lawyer would have to go to Chandigarh to fight his case. No litigant will have to go to Chandigarh to fight his case. All cases which will be transferred to CAT shall be dealt with by the bench at Jammu. जैसा आपने कहा कि कैट का परमानेंट बेंच जम्मू में बनेगा, इसको लेकर भी एक दूसरी चीज़ है। सर्किट बेंच है जो कैट का यहाँ आता है, उसका एक पीरियोडिक तरीके से वो यहाँ बैठता है। क्या आप सर्किट बेंच की बात कर रहे हैं या आप कैट के एक परमानेंट बेंच, यानी कैट का बिल्कुल परमानेंट बेंच यहाँ पर रहेगा जम्मू में? और उसमें भी डिमांड अब ये है कि जम्मू में भी एक बेंच होना चाहिए और कश्मीर में भी एक बेंच होना चाहिए। क्या इन तमाम डिमांड्स को माना जाएगा या सिर्फ जम्मू में ही बेंच होगा, कश्मीर की केसेस की हियरिंग भी यहीं पर होगी? देखिए, मैं आपको इसकी थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं। एक बेंच है चंडीगढ़ बेंच, जो प्रिंसिपल बेंच होता है वो दिल्ली में बैठता है, यहाँ पे चेयरमैन बैठते हैं। फिर एक बेंच चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का एक सर्किट बेंच जम्मू आता था। उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो तकरीबन 2.5 या 3 महीने में एक बार, कभी 3 दिन के लिए बैठते थे, कभी 2 दिन के लिए, कभी 1 दिन के लिए, कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ केसेस। क्योंकि उस टाइम जो कैट सर्किट बेंच जो आता था उसके पास सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो J&K में सर्व कर रहे थे, सिर्फ उनके केसेस की सुनवाई होती थी। अब चूंकि J&K यूटी बन गया है, अब यूटी के सभी एम्प्लॉइज उनके सर्विस मैटर की जुरिसडिक्शन कैट के पास है। अब
सर्किट बेंच से काम नहीं चलेगा। अब जो उन्होंने मुझे कहा, चंडीगढ़ बेंच का एक परमानेंट बेंच जम्मू में बैठेगा। आपकी बात काफी हद तक सही है, बल्कि बिल्कुल ठीक है। एक परमानेंट बेंच कश्मीर में भी चाहिए, लेकिन सच बात है, जो मैंने बात की उनसे, मेरी बात जम्मू के बेंच के लिए हुई। ठीक, यहाँ पर लगभग 18,000 के करीब करीब केसेस हैं और 14,000 केसेस जो है वो कश्मीर खुलना चाहिए, कश्मीर में भी खुलना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन जो मैंने बात की, क्योंकि बड़ी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आई यहाँ पे, तो मेरे माइंड में उस टाइम सिर्फ जम्मू की बात आई, लेकिन अगर जम्मू में खुला तो कश्मीर में भी खोलना पड़ेगा। तो ये मैं वाजे कर दूं, क्लियर कर दूं, बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये सर्किट बेंच जो होगा ये परमानेंट बेंच होगा, जम्मू में बैठेगा। लेकिन अभिनव जी, मामला ये है कि जैसे कल आपके साथियों ने भी कहा कि भरोसा कैसे करें, बात रजिस्ट्री की हुई, कहा गया दफ्तर बिल्कुल जो है हाईकोर्ट के परिसर के बाहर खुलेगा, एसपीडीसी की जो बिल्डिंग है उसके अंदर दफ्तर खुलेगा, लेकिन अभी तक वो वादा जो है पूरा नहीं हुआ। तो मामला वही है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लौटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो यही जानना चाहता हूं आपसे कि अब आज वकील ये कह रहे हैं कि हम यकीन करें, तो कैसे करें? क्योंकि थोड़ा पास्ट रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, सरकार तो हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए, जब आपने मेरा इंटरव्यू शुरू किया, मैं सोच रहा था कि आप ये क्वेश्चन मुझे ज़रूर करें। ठीक, इस इशू पे मैं आपको कह दूं कि हमारी J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने रजिस्ट्रेशन के इशू पे एक एजिटेशन स्टार्ट की थी। उस एजिटेशन में डिमांड थी कि जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन की पावर्स जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के पास थी, जो उनसे विड्रॉ करके बाय वे ऑफ ए नोटिफिकेशन रेवेन्यू ऑफिसर्स या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स मैजिस्ट्रेट्स को कन्फर की गई, दोज शुड बी रेस्टोर्ड बैक टू जुडिशियल ऑफिसर्स। वो डिमांड रखी, एजिटेशन चली, लेकिन बीच में सरकार की तरफ से जो प्रपोजल आया, उन्होंने कहा कि जैसे बाकी कंट्री में पैटर्न है कि डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन की पावर्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जो सिर्फ जमीनों से डील करते हैं। रेवेन्यू का कंसेप्ट डिफरेंट है, जैसे टैक्सेशन भी रेवेन्यू में आता है, राइट? ये उस कंसेप्ट के मुताबिक बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा अब ये यूटी बन चुकी है, सारे कंट्री में यही पैटर्न है। अगर वकीलों को नुकसान हुआ है, अगर लिटिगेंट्स को नुकसान हुआ है, और एक छत के नीचे सारे रजिस्ट्रार हम बिठा सकते हैं। उनका प्रपोजल ये आया था कि हम स्पेशल ट्रिब्यूनल की बिल्डिंग है जो हाई कोर्ट से तकरीबन 300 या 350 मीटर दूर है, ठीक है, डेली एक्सेलसियर के ऑफिस की बैक साइड, राइट? तो वहां पे हम इनको बिठा देते हैं। वो प्रपोजल मैंने जनरल हाउस में रखा था और जनरल हाउस ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया। अब बात रही कि जो प्रपोजल गवर्नमेंट ने दिया, जो जनरल हाउस ने एक्सेप्ट किया, और एजिटेशन जो है वो खत्म हुई, वो आज तक पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, उसके बाद मैं कमिश्नर रेवेन्यू, जिनके पास एडिशनल पावर्स हैं, रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्ट्रेशन श्री पवन कोतवाल जी, 3 बार स्पेशल ट्रिब्यूनल की बिल्डिंग में गए। जेडीए का इंजीनियरिंग स्टाफ वहां पे आया, एरिया की पैमाइश हुई। अब मुझे याद नहीं आ रहा, 3000 स्क्वायर फुट की 4500 स्क्वायर फीट टोटल एरिया उन्होंने ईयर मार्क किया, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स बैठेंगे 3, एसडीएम नॉर्थ, एसडीएम साउथ और नजूल, जिनके पास मैक्सिमम काम है रजिस्ट्रेशन का। और उन्होंने मुझे कहा मैं 2.5-3 महीने में ये प्रोसेस खत्म कर दूंगा। ये स्टार्ट हुआ जनवरी में, क्योंकि हमारी एजिटेशन खत्म हुई, मुझे याद है 18 दिसंबर को, 14 को जनरल हाउस हुआ, 18 को हमने काम रिज्यूम किया, और जनवरी में प्रोसेस स्टार्ट हो गई स्पेशल ट्रिब्यूनल का ऑफिस शिफ्ट करने के लिए। और आज पोजीशन ये है, स्पेशल ट्रिब्यूनल का ऑफिस जो है वो शिफ्ट हो चुका है। रिहाड़ी चुंगी गुरुद्वारा के पीछे, यहाँ पे स्टेट कमीशन का ऑफिस होता था, वहां पे स्पेशल ट्रिब्यूनल का ऑफिस शिफ्ट हो चुका है। वो क्यों शिफ्ट हुआ? इन तीन रजिस्ट्रार्स को यहाँ बिठाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से मार्च बिगनिंग में कोविड-19 की परेशानी आ गई, तो काम रुक गया। मैं कोविड के दौरान भी 2 बार वो स्पॉट विजिट करके आया हूँ, और ये देख के आया हूँ कि स्पेशल ट्रिब्यूनल का वहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, बिल्डिंग शिफ्ट हो चुकी है, डिपार्टमेंट शिफ्ट हो चुका है। अब जैसे ही कोरोना वायरस की जंग हम जीतते हैं,
मैं अपने मेंबर्स को एश्योर करता हूं कि बड़ी जल्द वो रजिस्ट्रार वहां पे बैठेंगे। जैसे आपने अब रजिस्ट्रेशन वाला भी क्लैरिफाई किया, अभिनव जी, कैट चंडीगढ़ का मैं रिकॉर्ड देख रहा था, कुल 1100 केस हैं कैट चंडीगढ़ के पास। क्या आपको लगता है कि आज के दिन कैट चंडीगढ़ के मेंबर्स परेशान हो गए होंगे कि 31,000 के करीब करीब केसेस जो हैं वो एकदम तो एक तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या उनकी दुविधा बढ़ी है या नहीं, और दूसरा, जैसे आपने कहा कि यहां परमानेंट बेंच बैठेगा और यहीं उसकी सुनवाई होगी। परमानेंट बेंच अगर यहां पे बैठता है तो क्या वहां से मेंबर उसकी सुनवाई करने आएंगे या नए मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे उस परमानेंट बेंच के लिए? देखिए, जो कैट के 3 तरह के मेंबर्स होते हैं। एक जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब जुडिशियल मेंबर्स में भी 2 तरह के होते हैं। जो प्रिंसिपल बेंच होता है, जो दिल्ली में है, उसके चेयरमैन एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए या सुप्रीम कोर्ट जज होने चाहिए। तो जैसे चंडीगढ़ बेंच है, इसका जो चेयरमैन होता है वो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होता है, राइट। जो मैंने अभी डाटा देखा, जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है मेंबर्स की, चाहे वो जुडिशियल हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, वो तकरीबन 55 to 60% एग्जिस्ट कर रही है। बाकी वैकेंसीज खाली है। ये बात ठीक है, परेशानी आएगी। और जो आपने बात की कि 1100 या 1200 केसेस, होता क्या है, जैसे हाई कोर्ट में प्रोसीजर होता है, कैट में प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। कैट में प्रोसीजर डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस कि वहां पे सपोज जैसे हमें कोई नोटिस किसी केस में इशू होता है या स्टे ऑर्डर ग्रांट होता है, यहां हमें अप्लाई करना पड़ता है हाई कोर्ट को कि स्टे ऑर्डर की कॉपी दो। वहां पे स्टे ऑर्डर वो कैट का जो स्टाफ होता है वो खुद पोस्ट कर देता है, या उसके वकील को पहुंच जाएगा और जिसके खिलाफ केस हुआ उस डिपार्टमेंट को भी पहुंच जाएगा। और उसके बाद एक ही बार रिप्लाई फाइल होता है, फिर फाइनल हियरिंग होती है। कहने का मतलब है कि कैट में सुनवाई जल्दी होती है, डिसीजन जल्दी होता है। उसका कारण यह है क्योंकि कैट में सिर्फ सर्विस मैटर्स होते हैं। हाई कोर्ट में वेरियस डिफरेंट किस्म की लिटिगेशन होती है। सिविल होती है, क्रिमिनल होती है, सर्विस होती है, आर्बिट्रेशन होती है, कंपनी मैटर्स होते हैं। जैसे कि हमारे हाई कोर्ट में आज से पहले सैंक्शन स्ट्रेंथ तो यहाँ 17 की है, लेकिन एग्जिस्टिंग जो थी वो 9 की थी, राइट। और 9 में से जब दरबार मूव श्रीनगर होता है तो 5 जज इंक्लूडिंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस कश्मीर में बैठते हैं, 4 जम्मू में बैठते थे। और जब दरबार जम्मू में होता था 5 जम्मू में बैठते थे इंक्लूडिंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस, 4 कश्मीर में। अब 4 जो जम्मू में बैठते थे या कश्मीर में बैठते थे, उसमें 1 या 2 जजेस के पास सर्विस मैटर का रोस्टर होता था, कभी 2 के पास, कभी 1 के पास। तो इसलिए पेंडेंसी जो है हाई कोर्ट में अभी भी सर्विस मैटर्स आप देखें 12-12 साल के भी पड़े पुराने पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक। जो 5 साल से ज़्यादा हैं उनकी गिनती तकरीबन 30-32 हज़ार है टोटल दोनों विंग्स में। जो 5 से 10 साल पुराने केसेस हैं उनकी भी गिनती है, लेकिन कैट में मेरे ख्याल में 10 साल पुराना या 5 साल पुराना केस शायद ही हो, बड़े कम। ये बात सच है कि जिनके पास 1200 केसेस थे उनके पास अगर अभी 30,000 केसेस जाएंगे थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। लेकिन जैसा मुझे एश्योर किया गया है, जैसे मुझे कहा गया है कि अगर जम्मू में 1 के बजाय 2 परमानेंट बेंच बनते हैं, कश्मीर में भी 2 बनते हैं, अभी 1 की बात हुई है, अभी 2 की नहीं हुई, जम्मू में 1 की बात हुई है। लेकिन मेरी समझ के मुताबिक जम्मू में 2 परमानेंट बेंच चाहिए। और अगर ये परमानेंट बेंच आते हैं, 1 तो आ जाना है, अब कितने दिनों के बाद आता है ये बात मेरी दोबारा होगी, लेकिन ये बात हो गई कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है प्रिंसिपली कि जम्मू में एक परमानेंट बेंच बैठेगा बड़ी जल्द। लेकिन अभिनव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या आज हाई कोर्ट में सर्विस मैटर्स की हियरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, या एकदम ऑर्डर आने के बाद अब हियरिंग मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है? कोविड का है, आप ऑनलाइन देखिए, जो कोविड एक डिफरेंट इशू है। नोटिफिकेशन जो आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि JNK UT के सर्विस मैटर्स की जुरिसडिक्शन चंडीगढ़ कैट बेंच को कन्फर की गई है, उसके बाद
J&K हाई कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है केस सुनने की। अच्छा। ये सारे केस वहाँ ट्रांसफ़र होंगे और फ्रेश केस वहीं पे फाइल होंगे, अनलेस हाँ, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो मेरी डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात हुई, जिनके पास DOPT के इंचार्ज वही हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मैंने उनको ये भी कहा, एक प्रपोजल ये भी दिया हुआ है, सुना, बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रपोजल है कि जब तक, चाहे वो दिनों में चाहे वो चंद महीनों में, परमानेंट बेंच जम्मू बैठता है, तब तक एक एफर्ट किया जा सकता है कि ये जो नोटिफिकेशन निकली है क्वाद जम्मू एंड कश्मीर UT, जिनके केसेस की जुरिसडिक्शन कैट को दी गई है, इसको हम प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक मॉडिफिकेशन आ जाए कि जब तक परमानेंट बेंच नहीं बैठता तब तक करे। ये भी मैंने एक प्रपोजल दिया है, ठीक। लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा है कि परमानेंट बेंच हम बड़ी जल्द यहाँ पे जम्मू में एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि परमानेंट बेंच एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, अब एक और चीज़ के साथ में जुड़ी हुई ये है कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने के बाद से लेकर जब आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, अभिनव जी आपसे समझना चाहूँगा, सफ़र मुझे लगता है मुश्किल नहीं, कांटू भरा हो गया है आपके लिए कि एक तरफ आप कोई भी फैसला लेते हैं तो आपकी पार्टी के साथ जोड़ दिया जाता है, आज अगर आप ठंडे पड़ते हैं तो कहा जाता है कि पार्टी की तरफ से प्रेशर आया होगा, आप रजिस्ट्री पे थोड़ा सा अगर आप लचक दिखाते हैं तो आपकी पार्टी के साथ जोड़ दिया जाता है, और अगर आज आप कैट के फैसले को लेकर थोड़ी बहुत भी लचक दिखाएंगे तो फौरन कहा जाएगा कि पार्टी चूंकि बीजेपी ज्वाइन करी हुई है तो इसीलिए जो है ये लचक दिखा रहे हैं। तो आपसे समझना चाहूँगा सफ़र कितना मुश्किल रहा है और आज के दिन आप अपने आप को कितना परेशान महसूस कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कैट वाला फैसला नहीं आता और जो फैसला हुआ है वही रहता है तो ये आपके लिए ज़ाती तौर पर कितना नुकसानदेह होगा? देखिए, यह मुझे थोड़ा टाइम देना। पहले तो फैक्चुअली मेरे भाई साहब जुनेद जी थोड़ा इनकरेक्ट हैं। मैंने बार प्रेसिडेंट बनने के बाद बीजेपी ज्वाइन नहीं की। आपने पहले ज्वाइन की थी लेकिन आपने कहा प्रेसिडेंट बनने के बाद आपने बीजेपी ज्वाइन की। अगर आप रिकैप्चुलेट करें, मेरी प्रेसिडेंट बनने से पहले जब इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, कैंपेनिंग चल रही थी, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था इसी जगह बैठ के। जब मैं जीत गया दोबारा आपने इंटरव्यू लिया इसी जगह बैठ के। बिल्कुल, और मैंने आपसे पूछा था कि आप राजनीतिक तौर पर आपने कहा था इसको कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए, सच बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। पिछला टेन्योर जो मेरा था, जब प्रेसिडेंट बना था तो तब भी एजिटेशंस पे एजिटेशंस, एक बहुत बड़ी एजिटेशन हुई थी, एम्स की एजिटेशन। तब मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी। मैंने नारे भी मारे, एजिटेशन भी की, धरने भी दिए, जम्मू बंद भी किया, एम्स भी मिला, राइट। लेकिन मेरे प्रतिद्वंदी बार में, जिनका अपना हक है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, मुझे अभी तक याद है जब मैंने एजिटेशन विड्रॉ की एम्स की और धरना स्थल तवी के पुल पे, उस दिन इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी जिसका हिसाब ही कोई नहीं। कहा गया कि अभिनव शर्मा बिक गया है। यह भी कहा गया कि इसको 4 पेट्रोल पंप्स दिए गए हैं। एम्स जम्मू में नहीं बनेगा। मैंने ये लोगों को सेटिस्फाई किया और उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए ये कहा कि शायद आपको यकीन तब होगा कि एम्स जम्मू में आ गया है जब अभिनव शर्मा पहला पेशेंट एम्स में एडमिट होगा, राइट। फिर जनरल हाउस की मीटिंग हुई, वहां भी कहा गया कि अभिनव शर्मा झूठ बोल रहा है, एम्स नहीं आया, राइट। फिर 3 फरवरी को 2019 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी विजयपुर में आए, उन्होंने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा। आप यकीन करें, मुझे इनविटेशन आई थी एज ए VIP एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आपको बुलाया जाता है यहाँ पे। मुझे अच्छे से याद है आपने, ठीक। मैंने कहा नहीं, मैं एज ए कॉमनर, एज ए आम इंसान जाऊंगा। और मैं वो फाउंडेशन स्टोन का जो फंक्शन था तकरीबन 3 घंटे चला।
और उसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग थे कि 2 लाख लोग थे। मैं बीच में एक आम इंसान की तरह बैठा था। ठीक, वो वक्त मुझे अभी भी याद है और मेरी जिंदगी का मकसद उसी दिन पूरा हो गया था कि लाइफ में आने के बाद सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ किया है, बिना पॉलिटिक्स में आए हुए। तकरीबन 2000 करोड़ का एम्स जम्मू के लिए। ठीक, जम्मू के डॉक्टर्स भी बनेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ भी लगेगा, जम्मू को लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। ये एक चीज, ये वाला टेन्योर, इसमें कोई दोहराई नहीं, ये बिल्कुल कांटो भरा था, कांटो का ताज आपने बिल्कुल था। ठीक, और बैलेंस करने में मुश्किल भी आई, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। मतलब एक फैसला होता है, वकीलों को पसंद नहीं। मैं बार प्रेसिडेंट हूं, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन भी हूं, लेकिन मैं अपने वकील भाइयों को बार बार ये एश्योर कर रहा हूं, मेरी पार्टी में चाहे मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, हमेशा ही वकीलों का स्टैंड लिया है। जैसे रजिस्ट्रेशन का इशू था, मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट ने पहला लेटर लिखा था कि ये पावर्स जो हैं जुडिशियल ऑफिसर्स को रिस्टोर कर दी होनी चाहिए। ये ऑफिशियल स्टैंड था। कहां तक हम कामयाब हुए, क्योंकि J&K में पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं थी। पहले सत्यपाल मलिक थे, फिर LG आए। अब लोग कहेंगे दिल्ली में तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी और यूटी एडमिनिस्टर करती है होम मिनिस्ट्री। मेरी बात सुनिए, मैं सच कह दूं कि होम मिनिस्ट्री जो है वो कोई छोटी मोटी मिनिस्ट्री नहीं है। जब 370 टूटा, 35 से टूटा, हर एक जम्मू वाले की और काफी हद तक कुछ कश्मीर की जनता की भी आवाज थी कि 370 टूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि जम्मू वाले कहते थे, मैं भी कहता था कि हमें लगता था कि चाहे हम जैसे हम कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस के गुलाम हैं, कहते थे। अब वो टूटा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यूटी बन गई। किसी ने यूटी बनने को अपोज नहीं किया। जब यूटी बनी तो यूटी का पैटर्न रजिस्ट्रेशन का रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास गया, जो पूरे भारत में है। अब मैं भी कहता हूं, मेरे वकील भाई भी कहते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर करप्शन करते हैं। जब मैं इतनी बात कहूं तो गवर्नमेंट नाराज होती है, राइट? लेकिन ये सच बात है, मैं नहीं कहता, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कहती है, एंटी करप्शन ब्यूरो कहती है, ब्यूरोक्रेट्स खुद कहते हैं, पूरा समाज कहता है कि रेवेन्यू में करप्शन है। मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। एक बताइए होती है, मैंने ऐसे ऐसे पटवारी देखे हैं जो मंत्री के साथ बैठ के तहसीलदारों की ट्रांसफर करवाते हैं, प्रपोजल देते हैं, इतने पावरफुल होते हैं। तो ये बात सच है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन होती है। लेकिन अब बार एसोसिएशन ने ये बोझ नहीं उठाया कि करप्शन हमने ही रोकनी है। ठीक, इसीलिए मैंने ये फैसला करवाया था कि ये रेवेन्यू ऑफिसर्स जो एक ही छत के नीचे बैठेंगे, बार एसोसिएशन की थोड़ी सी सुपरविजन रहेगी, और मैं अगर कोई ऑफिसर करप्शन में मुलव्वस है तो मेरी फाइनेंशियल कमीशन रेवेन्यू और रजिस्ट्रार से बात हुई थी, उन्होंने कहा फौरन मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक, अब करप्शन को चेक करने के तरीके हैं। अब ये तो नहीं किसी करप्ट ऑफिसर को हम गले से पकड़ ले उसको पीटना शुरू कर दें। अगर मैं वकील हूं तो मुझे कानून का पालन करना पड़ेगा। ठीक, हर चीज का तरीका होता है। अब जब यूटी बन गई, 370 टूट गया, 35 से टूट गया। देखिए, जब बड़ी विक्ट्री होती है तो छोटे छोटे झटके लगते हैं, वो बर्दाश्त भी करने पड़ते हैं। लेकिन अभिनव जी, क्या मैं सुनिए, आपके अपने पर्सनल ये सबसे बड़ा नुकसान प्रोफेशनली मुझे है। वो कल मुझे लगता है शेख शकील भी कह रहे थे कि अगर दो सर्विस मैटर्स में टॉप लॉयर्स हैं, एक आपका नाम लिया और एक सुनील सेठी का नाम लिया कि दो टॉप लॉयर्स हैं, खुद भी हैं जी, वो खुद भी हैं, ऑलमोस्ट हमारे बराबर ही हैं वो। हाँ, 90% केसेस उन्होंने कहा कि मेरे भी सर्विस मैटर, मेरे भी 90% सर्विस मैटर्स में हैं, मेरे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अब चूंकि ये एक कानून बना, 370 टूटा, 35 से टूटा, यूटी बन गई, अब आप ये पावर जो है कैट में जाने से रोक नहीं सकते थे। हमारी
डिमांड है कि परमानेंट बेंच यहाँ पे होना चाहिए। तो वो जैसे बात हुई डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, उन्होंने कहा बड़ी जल्द यहाँ पे परमानेंट बेंच बनेगा। और मैं अपने वकील भाइयों को फिर से श्योर कर रहा हूँ, मैं आपको चंडीगढ़ नहीं जाने दूंगा। आपके केसेस की सुनवाई जम्मू में ही होगी। जब तक जम्मू में परमानेंट बेंच नहीं बनेगा, तब तक मैं ये श्योर करता हूं कि हाई कोर्ट ही इन केसेस की सुनवाई करेगा, चाहे मुझे एमएचए से नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकलवानी पड़े। एक आखिरी सवाल अभिनव जी, अध्यक्ष के तौर पर अब आप राजनीति में भी हैं, सक्रिय हैं राजनीति में, जानना चाहूंगा कि अध्यक्ष के तौर पर राजनीति के जितने सबक थे वो आपने पढ़ लिए इस साल में या कुछ बाकी रह गए हैं? देखिए ऐसा है, सारे सबक पढ़ लिए या कुछ रह गए? देखिए मुश्किल टाइम में कुछ सीखना। कल आपका फोन आया, आपने कहा मैंने आपको इंटरव्यू करना है, आपका नहीं आया, कम से कम भी 50 लोगों का आया मीडिया से। मैंने एक्सक्यूज कुछ भी दिया हो, कल मैंने किसी को ब्रीफिंग नहीं की, ठीक, मेरे पास था ही कुछ नहीं। कल मेरे हाथ में कुछ नहीं था। आज मेरे हाथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की स्टेटमेंट है जो उन्होंने मुझे कही, तो मैं आपके सामने आ गया, राइट। सिखाता है, और मैं जो पहले कह रहा था वो बात बीच में रुक गई थी। जम्मू कश्मीर जो एक रियासत थी, चाहे सेंटर में बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस या किसी और पार्टी की सरकार हो, ये जम्मू कश्मीर रियासत एक नासूर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। बेगिंग बॉल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खड़ी रहती थी, अपने बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है, करप्शन में मुलव्वस थी, सिलेक्शन में फेवरेटिज्म होता था, राइट। सेक्रेटरीट में वो तबाही थी, कोई हिसाब ही नहीं। अब ये यूटी बनी है, ठीक है, हमें झटके लग रहे हैं, और भी लगेंगे, और भी लगेंगे। समय के साथ साथ एक टाइम आएगा, और खासकर मैं जम्मू के लोगों को कहूँ, जो आपकी डिमांडें थी कि कश्मीर हेजमनी टूटनी चाहिए, वो टूटी। हमारे दिमाग में आज ऐसा लग रहा है कि कोई कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियन मेरे पे रूल नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ी विक्ट्री होती है। अब आप देखेंगे, ये ठीक है, समय मुश्किल है, समय, अब कोविड आया, कोरोना वायरस आया, हम घर में बैठे हैं, सबकी इनकम बंद है, सबकी बंद है। मुझे बताइए, सबकी बंद है, ठीक, गड़ी है, एक मुसीबत है। अब एक पुरानी मुसीबत जो थी, जम्मू कश्मीर रियासत करप्शन में ऑलमोस्ट नंबर 1, उससे बाहर निकलने के लिए थोड़े थोड़े झटके बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन मैं साफ कह दूं, बड़ी जल्द वो समय आएगा जब हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग, यूटी के, जब तक ये यूटी रहेगी, ये देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज का उनको कितने बेनिफिट होते हैं, और ये बड़ी जल्द ये स्टेट हुड रेस्टोर होगी इसकी। लेकिन टारगेट ये है कि जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे, हालात मतलब मिलिटेंसी जब खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अभिनव शर्मा। एक अच्छी खबर ये आ रही है, इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कैट में केसेस ट्रांसफर जरूर हुए हैं। 2 बातें कही, एक कि कैट में जो सर्विस मैटर्स के मामलों की सुनवाई है उसका टाइम टेन्यूअर कम रहता है। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि कैट की जो जुरिस्डिक्शन है वो के सर्विस मैटर्स जाने ही कैट में थे क्योंकि हम यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। मगर मैं ये एश्योर करता हूं कि जम्मू कश्मीर के किसी भी वकील को चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा अपने सर्विस मैटर की हियरिंग के लिए। इन्हें श्योर किया है एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कि एक परमानेंट बेंच जम्मू में बैठेगा। कश्मीर का क्या होगा ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा, मगर आप लोगों तक ये बात यहां पर जरूरी है कि मैं पहुंचाऊं। आपको ठीक तरीके से याद होगा, डोमिसाइल का एक ऑर्डर आया था। उस डोमिसाइल के ऑर्डर आने के बाद मायूसी युवाओं में आ गई थी। कोई घर से बाहर नहीं निकला था, किसी ने पत्थर नहीं चलाया, किसी ने रोष प्रदर्शन नहीं किया, कोई हंगामा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह सड़क पर जरूर बैठे, लेकिन किसी ने कहीं कुछ नहीं किया। लेकिन केंद्र सरकार को जब लगा इस फैसले से जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान होगा, तो 24 घंटे के अंदर अंदर
जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक ऑर्डर को रातों रात बदल दिया गया। उम्मीद यही है कि ये जो नाराजगी है, ये जो गुस्सा है, इसकी गूंज एडवोकेट अभिनव शर्मा के जरिए केंद्र सरकार तक पहुंच गई होगी और जल्द हमें कोई अच्छा फैसला हो। जैसा इन्होंने कहा भी कि जब तक यहां परमानेंट बेंच नहीं बैठता, इनकी कोशिश ये है कि ये मामले हाईकोर्ट ही सुने। तब तक जो कुछ होगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे और कुछ और आवाजें इसी मामले को लेकर आप तक जरूर लेकर आएंगे। दीजिए इजाजत, आदाब।